स्टार्ट कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे इस गाइडेंस कोचिंग की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स और माध्यम बनाए हैं प्रतियोगिता दर्पण का। इस क्रम में हम लोगों ने जून की प्रतियोगिता दर्पण, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण को समाप्त कर लिया है और अक्टूबर महीने की प्रतियोगिता दर्पण को हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय घटनाक्रम को पढ़ लिया है। राष्ट्रीय के बाद अंतरराष्ट्रीय, आर्थिक, खेलकूद, नियुक्ति, पुरस्कार, इन सब चीजों को हम लोग पढ़ते हुए दर्पण को समाप्त करते हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम की। हमने बताया कि पहला पॉइंट जो है हमारा, अमेरिकी व सहयोगी देशों की सेनाओं की अफगानिस्तान से वापसी के पश्चात सत्ता वापसी अब तालिबान के हाथ में। सत्ता अब तालिबान के हाथ में। तो मैंने बताया इसमें कुछ नहीं देखना है, इसमें बस आपको ये देखना है कि भाई किस ऑपरेशन के तहत, किस ऑपरेशन अभियान के तहत भारत सरकार ने अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से वापस बुलाया। तो ऑपरेशन कौन था? देवी शक्ति। कौन था? देवी शक्ति था। हाँ, देवी शक्ति मिशन। देवी शक्ति मिशन के तहत अफगानिस्तान से भारत ने अपने नागरिकों को वापस बुलाया था। यहां पर आपका होगा, मैंने बताया था। हाँ, यही कहीं लिखा है, आप इसको देख लीजिएगा। हाँ, ये लिखा हुआ है ऑपरेशन देवी शक्ति। बस यही एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट था, बस। बाकी और कोई पॉइंट इसमें हमको इंपॉर्टेंट नहीं लगा था, इसलिए हमने ज्यादा इस पर चर्चा भी नहीं किया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि अगले पेज पर चलते हैं कि क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। भारत अफगानिस्तान संबंधों की नई दिशा पर प्रश्न। तो इसमें जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच जो संबंध है, संबंध क्या है? भारत सरकार वहां पर बहुत सारी कल्याणकारी और विकास कार्यों को संपादित कर रही थी। क्योंकि अब तालिबान सरकार बन गई है, तो भारत वहां पर अपने कार्य को या तो बंद कर दे रही है या तो धीमा कर दे रही है। ठीक, अब आगे संबंध पर निर्भर करेगा कि तालिबान के साथ हमारा संबंध कैसा है, इस पर निर्भर करेगा। ठीक, तो हमने बताया था इसमें हमको 3-4 पॉइंट है जिनको हमें देखना है। पहले तो देखना है भाई, सलमा बांध किस देश में है। सलमा बांध किस देश में है? आपको यहां पर मिल जा रहा है, ये है आपका अफगानिस्तान में। किस देश में है? अफगानिस्तान में है। और सलमा बांध का निर्माण अफगानिस्तान में किसने कराया है? भारत सरकार ने कराया है, भारत ने करवाया है। और किस नाम से जाना जाता है? ये मैत्री बांध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मैत्री बांध। दूसरा काम यह है कि भारत सरकार ने जो वहां की संसद है, संसद कहां पर है? काबुल में है। कहां पर है? काबुल में है। वहां की संसद में जो वहां की संसद का निर्माण करवाया, और उस संसद में एक भवन है जिसका नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर जो है अफगानिस्तान की संसद में एक भवन का नाम रखा गया है। यही हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट था। बाकी मैंने बताया कि एक सड़क का निर्माण वहां पर भारत सरकार ने करवाया है, जिसका नाम है जरांग डेला राम राजमार्ग। जरांग डेला मार्ग राम राजमार्ग। इसमें एक मैंने और चर्चा किया था, चाबाहार बंदरगाह। किसकी चर्चा किया था? चाबाहार बंदरगाह की चर्चा किया था हम लोगों ने। ठीक है, चाबाहार बंदरगाह किस देश में है? मैंने बताया ईरान में है। आप देखेंगे यहाँ पर जो है, और यहाँ से जो है यहाँ तक आने जाने का अफगानिस्तान के रास्ते से संबंध भारत सरकार ने जो है डेवलप किया है राजमार्ग का। बस इतना ही आपके लिए इसमें इंपॉर्टेंट था, बाकी और कुछ इसमें नहीं है। बस इतना ही था जिसको हम लोगों ने कल चर्चा किया था। अब आगे चर्चा करेंगे आसियान के क्षेत्रीय फोरम की बैठक में भारत की भागीदारी। तो बस किसकी मेजबानी में हो रहा है आसियान की बैठक? तो मैंने बताया था कि आप बस केवल इतना नोट करिए, ब्रुनेई की मेजबानी में हो रहा है। किसकी मेजबानी में? ब्रुनेई की मेजबानी में आसियान देशों की क्या हुई? वर्चुअल तरीके से बैठक हुई। आपके एग्जाम में बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा और इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगले पेज पर चलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे ज्यादातर, क्योंकि करंट में तो बहुत कुछ रहता है। जलवायु परिवर्तन के संबंध में आईपीसीसी की ताजा रिपोर्ट, भावी खतरों की चेतावनी। तो मैंने बताया था कि इसमें बस केवल आपको कुछ नहीं करना है, आपको आईपीसीसी का फुल फॉर्म जान लेना है। चलो भाई बताओ, आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। नोट कर लीजिए, ये पूछा जाता है आपको, एनवायरमेंट से संबंधित है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज किसका है? आईपीसीसी का फुल फॉर्म है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बस इसमें इतना ही जानना था आपको। बाकी मैंने बताया था कि इस बार जो आईपीसीसी ने अपना रिसर्च दिया है उसका सब्जेक्ट क्या था? उसका सब्जेक्ट था क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस। क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस, ये आपको जानना था, इंपॉर्टेंट था। और मैंने बताया था ग्रीन हाउस प्रभाव में, ग्रीन हाउस एक प्रभाव होता है जिसमें हमारे वायुमंडल का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। मैंने इसमें आपको बताया था भाई कि इसमें सबसे अधिक किस गैस की अधिकता होती है, किस गैस के कारण सबसे अधिक जो है ग्रीन हाउस गैस प्रभावित होता है, ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ती है हमारे वायुमंडल में। तो आप सभी लोगों ने उस समय भी उत्तर दिया था, इस समय भी पूछूंगा तो उत्तर देंगे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। बाकी जब मैं इन्वायरमेंट पढ़ाऊंगा बहुत विधिवत तरह से इन्वायरमेंट बताऊंगा। और देखो भाई, वैकेंसी आना शुरू हो गई, पीसीएस की आ गई, आप लोगों की 17,000 हारने वाली है तुरंत सुपर टेट की। तो वैकेंसियां ताबड़तोड़ आ रही हैं। होली का ज्यादा आनंद नहीं, होली नौकरी के बाद, होली सर्विस के बाद। तो आप सभी लोग जो है लगातार जुड़े रहिए, जो है लगातार पढ़ते रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक। और चूंकि अब करंट चल रहा है तो करंट बहुत जल्दी मैं आपको समाप्त करके उसको समसामयिक करंट पर लाके, जैसे कि जिस महीने का करंट रहेगा उसी महीने में समाप्त करूंगा उसको। इस तरह से करंट के ऊपर कोशिश की जाएगी, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हमने कहा कि बस आपको कार्बन डाइऑक्साइड को आपको जानना था किसके कारण बढ़ती है। और अगला जो पॉइंट था आपका उसमें था SCO। SCO का फुल फॉर्म होता है संघाई सहयोग संगठन के कृषि मंत्रियों की बैठक अभी हाल ही में हुई। किसके मेजबानी में हुई? तजाकिस्तान की मेजबानी में हुई। किसकी मेजबानी में हुई? तजाकिस्तान की मेजबानी में संघाई सहयोग संगठन की बैठक हुई, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, सभी ये सब नोट किए रहे होंगे। और बस इसमें आपको और कुछ नहीं जानना है, बस इतना था। मैंने एक चीज और पूछा था, भारत में जो कृषि मंत्री है उनका क्या नाम है? तो आप लोग मिला लिए होंगे, नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं केंद्रीय कृषि मंत्री की। कोई और चेंज हो गया है? आप लोग इसको मिला लिए थे कल। देखो भाई, जितना काम कहूं उसी दिन वो काम होना चाहिए, कल के लिए कुछ मत छोड़ना। बहुत सारी चीजें मैं छोड़ देता हूं, ठीक, तो आप मत छोड़िएगा। अगले पेज पर चलते हैं। ये कुछ राष्ट्रीय था। अब इसके बाद हम लोग आर्थिकी देखेंगे। आर्थिकी में भी हमने आपको पढ़ाया था कि जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को डाटा सारा मैं एक साथ लेकर के आऊंगा। जितने भी डाटा हैं सबको एक साथ लेकर के मैं आऊंगा। आज तो कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को, आवाज मेरी पहुंच रही है। आज उपस्थिति बहुत कम है, होली का असर दिखाई पड़ रहा है। कहाँ उपस्थिति, बिल्कुल आवाज पहुंच रही है। रिंकी जी बहुत अच्छा है, ठीक है, बिल्कुल। ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप लगातार लगी हुई हैं विषम परिस्थितियों में भी, ठीक। हाँ, तो हम आगे बढ़ते हैं। 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी में 20.1%। ये आपको नहीं पढ़ना है, मैंने बताया था आपको जो पढ़ना रहेगा वो मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। आज चूंकि रिवीजन क्लास है, रिवीजन क्लास में थोड़ा सा स्पीड ज्यादा रहती है, क्योंकि नहीं तो आप लोग भी उग जाओगे, सर जो कल पढ़ाए थे वही आज भी पढ़ा रहे हैं। तो हालांकि रिवीजन होना बहुत अच्छी बात है, बहुत कम रिवीजन का मिलता है चांस, ठीक। इसमें भी कुछ नहीं है। आगे है 2020-21 में देश में खाद्यान्नों व तिलहनों सहित अधिकांश उपजों के उत्पादन अब तक के सर्वोच्च स्तर पर, यह अंतिम अनुमान आया हुआ है, चौथा अनुमान है कृषि मंत्रालय का। तो मैंने बताया था कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है,
बताइए भाई, कुल खाद्यान्न उत्पादन में कितनी वृद्धि हुई है? वृद्धि नहीं, कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ है 2020-21 में? तो बिल्कुल बिल्कुल जी, 308.65 मिलियन टन इतना हुआ है। हम आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल मिलियन, बिल्कुल बिल्कुल आपने सही बताया है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर दिया हुआ है, देखिए 308.65 मिलियन टन का रिकॉर्ड उत्पादन अनुमानित किया गया है इस बार। चावल में 120 मिलियन टन, गेहूं में 109 मिलियन टन का उत्पादन की बात की जा रही है। ठीक है, तो बस यही इतना इसमें आपको जानना था और कुछ नहीं जानना है। हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये आर्थिकी का डाटा है, आप इसमें फंस जाएंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे। पिराई सत्र 2021-22 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य में 5 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि। तो आपका प्रश्न यहां से नहीं बनेगा, इसलिए आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है ना इसमें। बस इतना जान लीजिए थे 290 रुपए प्रति क्विंटल का एफआरपी किसानों को गन्ने के उत्पादन लागत पर 87% प्रतिफल प्रदान करेगा। बहरहाल कोई जरूरत नहीं है, परेशान हो जाएंगे आप। हाँ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था पीएम किसान सम्मान निधि, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है ये आपको जानना है। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब से की गई थी? दिसंबर 2018। लर्न करेंगे दिसंबर 2018। बिल्कुल बिल्कुल रेणु जी, दिसंबर 2018, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बस इसके अलावा इसमें कुछ आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि अगले पृष्ठ पर क्या मिलता है हमको। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 30 सितंबर तक बढ़ा, तो ये भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक उज्ज्वला योजना वाला था, शायद पीछे वाले पेज पर है, छूट गया है, देख लेते हैं। हाँ, ये है उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण में भरा हुआ गैस सिलेंडर भी निःशुल्क। तो आपको इसमें जानना क्या है? आपको जानना है कि इस उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब और कहां से की गई थी। तो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई। अब 2 सिलेंडर इसमें फ्री मिलेंगे होली और दीपावली को। वेरी गुड। अच्छा, 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताएंगे आप लोग? 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए, जल्दी बताइए भाई। श्रम दिवस, वेरी गुड। अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस, मजदूर दिवस, वेरी गुड रिंकी जी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया जी, लेबर डे, माला जी, बहुत अच्छा। आप सभी को बहुत बहुत भाई बधाई जो है कि आप सभी उत्तर दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज कि आप लोग कंटिन्यू बने हुए हैं, आप लोग बिल्कुल हमारे साथ कदम से कदम ताल मिला के चल रहे हैं। निश्चित है आपको प्रिया जी, महाराष्ट्र और गुजरात भी, चलो समझते हैं। अभी आपको हम समझ नहीं पा रहे हैं महाराष्ट्र और गुजरात किस परिप्रेक्ष्य में आप बता रही हैं। देश में अच्छे ऊर्जा की स्थिति क्षमता में अब 100 गीगावाट से अधिक, तो मैंने बताया था, बस इतना आपको ये जानना। अच्छे ऊर्जा जिसका मतलब कभी समाप्त ना होने वाली ऊर्जा है। अच्छा अच्छा, महाराष्ट्रीय स्थापना भी दिवस है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, 1 मई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपका एकदम सही है प्रिया जी, बिल्कुल सही है आपका, आप पूरा मेहनत कर रही हैं। आगे आइए, हम लोग देख रहे हैं कि भारत में विभिन्न स्रोतों से की क्षमता, सबसे ज्यादा विद्युत हमें किस चीज से मिलती है? तापीय ऊर्जा से मिलती है। तापीय ऊर्जा से मतलब कोयला से, हाँ, लिग्नाइट से, गैस से, डीजल से, इन सब चीजों से मिलती है। ठीक, कितना मिलती है? 60.9% मिलती है। कितना मिलती है? 60.9। तो ये क्रम मिलाने को आता है कि सबसे अधिक जो हमें ऊर्जा मिलती है वो किस स्रोत से मिलती है। तो किससे मिलती है? ताप से मिलती है। ठीक, ताप के बाद जल से मिलती है, 12.1% मिलती है। ठीक है, और उसके बाद
अक्षय ऊर्जा से मिलती है, 25.2 है अक्षय ऊर्जा से, कितना 25.2 है। और सबसे कम किससे मिलती है, न्यूक्लियर एनर्जी से मिलती है। तो ये क्रम है, क्रम आप लोग जानते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है टॉपिक है, जो बिंदु है आपका, स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में 75वें रेलवे स्टेशनों पर, 75 रेलवे स्टेशनों पर खादी व ग्राम उद्योग आयोग की प्रदर्शनी व बिक्री स्टॉल। तो भाई ये सब तो लगाया गया था, बस इसमें आपको ये जानना है कि 75वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो किस रूप में मनाया जा रहा है। तो वो मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। किस रूप में मनाया जा रहा है, आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक, यही आपको जानना है। लॉकर्स के मामले में बैंकों के लिए आरबीआई के नए दिशा निर्देश, मैंने कहा था हटाओ, इस रोचकता बढ़ाने के लिए थोड़ा सा बताना चाह रहा था, लेकिन कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, एचडीएफसी बैंक पर नए क्रेडिट कार्ड जारी करने पर लगी रोक आरबीआई ने हटाई। बस ये इतना जान लो कि किस बैंक पर आरबीआई द्वारा क्रेडिट कार्ड पुनः जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी गई, तो आरबीआई पर कर दी गई। ठीक है, आरबीआई पर, तो सॉरी एचडीएफसी बैंक से में कर दी गई, एक क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते थे। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें। बस ये आपका समाप्त हुआ। इससे बाद अब आप हम लोग पहुंच जाएंगे आज के टॉपिक पर जो हमें पढ़ना है। आज वास्तव में शुरुआत हमारी यहीं से होनी थी, लेकिन किसी कारण कल जो आपको रिगार्डिंग क्लास बढ़िया से नहीं मिल पाई, क्योंकि रिगार्डिंग क्लास अब हम यूट्यूब पर भी अपलोड करते जा रहे हैं, तो उसका क्रम सही से बना रहे, टूटने न पाए। क्योंकि जो बच्चे हमसे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, अब वो उनकी क्या समस्या है, क्यों नहीं, जबकि जहां तक आप लोगों का बात है कि हाँ, इसमें जो आपका डाटा यूज होता है वो डाटा ज्यादा यूट्यूब खाता है, इम्पीचमेंट ऐप पर डाटा बहुत कम आपका यूज होता है। फिर भी बहुत सारे बच्चे हैं जो यूट्यूब पर ही देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूट्यूब सरल है, सहज है, आसानी से लोगों की समझ में आ जाता है। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि उनको पता नहीं क्या समस्या आ रही, कैसे। पहली बात तो अपनी आईडी नहीं बना पा रहे हैं, आईडी अगर नहीं बन रही तो तुरंत डिलीट करके दूसरी आईडी बना लीजिए। आप लोग स्टूडेंट पर आईडी बनाइएगा और हमारी क्लासरूम आईडी डालते ही आप जो है क्या हो जाएंगे, आप एनरोल हो जाएंगे। ठीक, आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमें देखना है कि सामान्य नवीनतम सामान्य ज्ञान, हम क्या देखेंगे, नवीनतम सामान्य ज्ञान। और इसमें सबसे पहले हम शब्द संक्षेप देखते हैं। मैंने बताया था कि ईईएफ, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, ईईएफ ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम क्या है, तो मैंने बताया था, चर्चा किया था कल हम लोगों ने इस पर, कि रूस का जो पूर्वी क्षेत्र है, कहाँ का, रूस का, रूस एक बहुत बड़ा देश है, विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है। और भारत का कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, जल्दी बताइए, फटाफट बताइए भाई उत्तर। सातवां, रेणु जी बहुत अच्छा, सातवां प्रिया जी, सभी को पता है, सभी को पता है, मान लिया मैं, सातवां स्थान है रूस का। तो रूस के सुदूर पूर्वी इलाकों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से गठित ये क्या है, ईईएफ, एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। ईईएफ क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय मंच है। किस प्रकार का मंच है, कि भाई आप लोग आओ, हम आपको बहुत सारी सुविधा देंगे और हमारे उन क्षेत्रों में डेवलप करिए, उन क्षेत्रों में आप रोजगार उद्योग स्थापित करिए जहां पर थोड़ी समस्या होती है। ठीक है, तो पूर्वी क्षेत्रों पर जो है उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए रूस का ये क्या है, अंतरराष्ट्रीय मंच है, जिसकी बैठक होती रहती है। और ये पांचवी, ये कौन सी बैठक थी, छठी बैठक थी अभी जो हुई वो छठी बैठक थी। इसके पहले 2019 में पांचवी बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। बस इतना ही जानना है। हालांकि मैं इसलिए बैठाता हूं, इतना ज्यादा चर्चा करता हूं, हालांकि आपके एग्जाम में केवल इतना आएगा कि ईईएफ क्या है। समझ में आ रहा है आप लोगों के, ऊबन तो नहीं हो रही है, आवाज पहुंच रही है।
बिल्कुल रेणु जी, बहुत अच्छा। ईयरफोन लगाए हैं सभी, नोटबुक लिए हैं सभी, पेन लिए हैं हाथ में। बिल्कुल सब ठीक, बहुत अच्छी बात है रिंकी जी, बहुत अच्छी बात है। बस ऐसे ही अच्छी तरह से चलता रहे ये प्लेटफॉर्म, आपके पेपर तक आपको सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिल जाएं, जो बिल्कुल माला जी, तो इसी प्लेटफॉर्म पर ही सारी चीजें मिल जाएं, बहुत अच्छी बात रहेगी। आप नेटवर्क जरूर ढूंढा करिए, क्योंकि नेटवर्क नहीं ढूंढेंगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक। क्योंकि अगर हमारी आवाज और स्क्रीन दोनों आपको सही से नहीं मिलेगी, हमारी आवाज नहीं सही से पहुंचेगी और स्क्रीन भी सही से नहीं मिलेगी, तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपके मोबाइल में स्क्रीन भी हमारी सही से पहुंचनी चाहिए, और जो है आपको आवाज मेरी सही पहुंचनी चाहिए, ठीक। अब हम चलते हैं नियुक्तियों पर। किस पर चलते हैं? नियुक्तियों पर चलते हैं। नियुक्तियां देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा जी हैं। इनके कार्यकाल में वृद्धि कर दी गई है, ये फोटो है, आप देख लीजिएगा रेखा शर्मा जी की। ये फोटो है रेखा शर्मा जी की, आप लोग देख लीजिएगा। रहने दो बेटा। हाँ, ये फोटो है रेखा शर्मा जी की, आप लोग देख लीजिएगा इसे, ठीक। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, नोट करिएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? बताइए जल्दी आप लोग। बिल्कुल रिंकी जी, अरुण मिश्रा जी हैं, बहुत अच्छा, आपको तत्काल याद आ गया, बहुत अच्छा, ठीक। मैं बीच बीच में प्रश्न इसलिए पूछता हूं कि देखता हूं कि मेरी आवाज सारी चीजें पहुंच रही कि नहीं, और आपको थोड़ा सा रूबरू भी हो जाते हैं, हमारी सारी चीजों से फिर जुड़ जाते हैं नए तरीके से, ठीक। तो आइए चर्चा करते हैं हम। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला के कार्यकाल में 1 वर्ष की वृद्धि, आपको इसको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अगला है ला गणेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ के राज्यपाल हैं? मणिपुर के राज्यपाल हैं। किसकी जगह पर नियुक्त किए गए हैं? ला गणेशन किसकी जगह पर नियुक्त किए गए हैं, जल्दी बताओ भाई। इसके पहले मणिपुर का राज्यपाल कौन था? यहां पर आपकी दिया हुआ है, राज्यपाल कौन थे? श्रीमती नजमा हेपतुल्ला थी, और उनकी जगह पर कौन आ गए हैं? गणेशन जी आ गए हैं। नोट करते रहिएगा ये सब। मैंने जहां पर राज्यपाल एक दिन बताया था, कई राज्यपालों को नियुक्ति करवाया था, और जब आपका पेपर होगा उसके पहले मैं सारी चीजें एक जगह लेके आऊंगा, सारे राज्यों के राज्यपाल, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, सारे राज्यों की नियुक्तियां, सारे पदों पर, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति एक साथ, खेल एक साथ, सारी चीजें एक साथ आएंगी आपके एग्जाम में, आपके एग्जाम से पहले जो मेरी मैराथन क्लास होगी। अभी आप इतना मैं लर्न करा दे रहा हूं कि आपको उस समय कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप एकदम अपने आप को सहज महसूस करेंगे, और एग्जाम में तो आप खेलते खेलते सारा प्रश्न करके आ जाएंगे। अब प्रभु की इच्छा होगी तो सारे प्रश्न नोट से ही मिलेंगे, मैक्सिमम प्रश्न 80%, 90 के ऊपर रहेगा, 98% प्रश्न आपको हमारे नोट से मिलेंगे, प्रभु की इच्छा होगी। 2 बार मैंने तैयारी कराई है अभी तक बच्चों को, हालांकि वो स्टूडेंट हमारे बहुत अच्छे थे, 2 बार सुपर टेट की तैयारी कराई है हमने, और दोनों बार मेरे ही नोट्स से ही प्रश्न आए। बिल्कुल रिंकी जी, प्रभु करें ऐसा ही हो, और दोनों बार बहुत अच्छा सिलेक्शन हमने दिया। अब तक कम से कम बहुत कम बच्चों ने पढ़ा, लेकिन उतने बच्चों में से कम 12-13 के ऊपर संख्या पहुंच गई है सिलेक्शन पाने वालों की। और इस सेक्टर में, इस क्षेत्र में, करंट और जीके के क्षेत्र में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आई। बिल्कुल रेणु जी, अब तक प्रिया जी को पता होगा, प्रिया जी आप लोगों से बड़ी नजदीकी से जुड़ी हुई होंगी, इनकी बैच की बहुत सारी बच्चे हमारी ही कोचिंग से पढ़ करके जो है, एक छोटी संस्था थी जिसको हम लोगों ने शुरू किया था, वहीं से बहुत सारे बच्चे निकले हैं, और उनको क्वेश्चन मिला है। बस प्रभु से, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ाया था मेरे नोट से आ गया, ये उनका भाग्य था, और मुझे प्रभु अच्छी चीजें देना चाह रहे थे, अच्छे लोगों के साथ जोड़ना चाह रहे थे। और जो भी स्टूडेंट इस समय, जैसे प्रिया जी और जो भी हैं इस समय,
वो बस केवल अपनी घबराहट की वजह से थोड़ी बहुत दिक्कत हुई, बाकी सारे क्वेश्चन उनके आए हुए थे, सब क्वालिफाइड थे। रेणु जी भी इसी श्रेणी में हैं। हाँ, रेणु जी का भी बस थोड़ी सी घबराहट उनको कई साल पीछे कर दिया। थोड़ी सी घबराहट बस। बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे इनको, बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। इनकी संख्या मैंने पेपर को चेक करवाया था तो 100 के ऊपर थी। चलो बाद में चर्चा करेंगे इस पर कभी। आइए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैंने बताया कि जो ला गणेशन है ये क्या है, मणिपुर के राज्यपाल हैं। ला गणेशन जी क्या है, मणिपुर के राज्यपाल हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी राजू गाबा, कोई बहुत मतलब नहीं है कैबिनेट सेक्रेटरी राजू गाबा का, बस आप लोग जानते रहिए, ठीक है। हाँ, कैबिनेट सेक्रेटरी के बारे में। आदि गोदरेज के स्थान पर, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रश्न छोटे मोटे प्रश्न हैं, हालांकि और एग्जामों में इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, ये आपके लिए थोड़ा सा जानते रहिएगा कि हरीश पर्वतानेनी जर्मनी में भारत के नए राजदूत बनाए गए हैं। कौन? हरीश पर्वतानेनी जर्मनी में भारत के नए राजदूत हैं। कहां पर? जर्मनी में। जर्मनी में क्या है? भारत के नए राजदूत हैं हरीश पर्वतानेनी, ठीक। और एक और मलेशिया, हालांकि मलेशिया वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी जानते रहिए। मलेशिया में कौन है? नागभूषण रेड्डी हैं। कौन है? बी नागभूषण रेड्डी मलेशिया में भारत के नए राजदूत हैं, ठीक। बाकी अब आपको पंकज कुमार सीमा सुरक्षा बल के जानते रहिए, सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मैं परीक्षा से पहले आपको एकदम अंडरलाइन करा दूंगा कि इतने में से ही पेपर में रहेंगे। आप परेशान बिल्कुल मत होइए, क्योंकि अभी समय बहुत है और मैं आपका 1 ही घंटा समय ले रहा हूँ, और 1 ही घंटे में आपका पीसीएस तक का लेवल तक का मैं जो है आपको तैयारी करा रहा हूँ। और पीसीएस की वैकेंसी आ गई है आज, आप सभी लोग फॉर्म भरेंगे। इसमें से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जो फॉर्म ना भरे, सभी पीसीएस का फॉर्म डालेंगे और देखेंगे। वो भी एक टेरर होता है, आप उसकी तैयारी करिए, तैयारी मत करिए, फॉर्म जरूर डालिए और एग्जाम दीजिए उसका। बहुत बड़ी चीज, आपको बहुत प्रेरणा मिलेगी आपको आगे बढ़ने की उस एग्जाम में जब आप बैठेंगे। फॉर्म मैंने इसलिए डाल दिया है वैकेंसी का, ठीक। आइए, सर्वोच्च न्यायालय में 9 नए राज्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। कहां पर? सर्वोच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है। कल मैंने इस पर चर्चा किया था बहुत बृहद रूप से। चर्चा ये थी कि कुल कितने न्यायाधीश हो सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीशों की संख्या इस समय मान्य है या इस समय है सर्वोच्च न्यायालय में? बताओ, फटाफट उत्तर बताओ भाई, कल मैंने चर्चा किया था। वेरी गुड, आना शुरू हो गया। 34 ज्योति जी 34 है। 33 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मैंने पूछा है, साथ में इंक्लूड करना है, मुख्य न्यायाधीश को अलग नहीं रखना है। 34 है प्रिया जी, बिल्कुल। जिन्होंने 34 बताया उनका सही है। मुख्य न्यायाधीश सहित मैंने बताया है, बिल्कुल रिंकी जी। मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। और अभी हाल ही में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। इन 9 न्यायाधीशों में से 3 कौन है? महिला है। यही इंपॉर्टेंट है आपका। मैंने बताया बहुत जल्द आपका एक प्रश्न बनने वाला है, आपकी तैयारी में साल 6 महीने में एक प्रश्न बन सकता है कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है। तभी इसको डैश कर दीजिए, जब बन जाएंगी तो तुरंत जो है आपका ये प्रश्न जो है आपको लर्न रहेगा, आप लोग याद करेंगे कि सर ने इस प्रश्न को बताया था, ठीक। तो आइए देखते हैं। और इसमें हमको ये देखना है कि सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला न्यायाधीश कौन है। मैंने कल चर्चा किया था, क्या नाम है उनका पहली महिला न्यायाधीश का? फातिमा बीबी जी हैं। वेरी गुड, पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी जी हैं, 1992 में बनी थी। ये पहली महिला न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मैंने कहा मुख्य न्यायाधीश का प्रश्न आपको डैश कर दीजिए। अभी हाल ही में कुल 11 महिलाएं अभी सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों के रूप में मतलब कर चुकी हैं, जिनमें से भी 4 कार्यरत हैं और उसके पहले 7 कार्य कर चुकी हैं। इंदु मल्होत्रा तक जो है कार्य कर चुकी हैं, ठीक है। ये देखिए इंदु मल्होत्रा है। अभी 3 अभी हाल ही में नियुक्त हुई है। इनका क्या नाम है? 3 का
न्यायमूर्ति हिमा कोहली, न्यायमूर्ति बीबी नागरत्ना और न्यायमूर्ति बेला यम त्रिवेदी। ये तीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न में चर्चा कर रहा हूं, आप समझ लीजिए कि आपकी एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं यहां से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिल्कुल 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 रेणु जी, ये तीनों हैं। और ये इसमें से जो आप इंदिरा बनर्जी को देख रहे हैं ना, यही हो सकता है कि आपकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हो जाए, या इन तीनों में से कोई ना कोई एक हो जाएगा। आप देखिएगा लास्ट तक, जरूर कोई ना कोई इसमें से मुख्य न्यायाधीश की श्रेणी में पहुंच जाएगा। ठीक, आइए अब आगे बढ़ते हैं। बस इसमें इतना ही जानना था हम लोगों को। ठीक, 1 फरवरी 1950 से दिया गया सारी चीजें हैं। आप इसको, आपकी एग्जाम में न्यायाधीशों की स्थिति दी गई है, तो आप लोग देख लीजिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे बढ़ता हूं मैं। यहां पर देख लीजिए, न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश से कितना हो गई है, 34। तो अभी जो आप लोगों ने बताया 34, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, पूरा मुझे पता विश्वास है। और तीनों महिलाओं के बारे में तो आप खूब अच्छी तरह से जान ही लिए होंगे, नाम आपको रट गया होगा। हाँ, नाम आप लोगों को जो है पूरा पूरा रट गया होगा, अब नाम बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, रामाचरिलू राज्यसभा के नए महासचिव, मैंने बताया उतना इम्पोर्टेंट नहीं, महासचिव जानते रहिए बस, केवल उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगला है जेबी मोहपत्रा, सीबीडीटी के नए चेयरमैन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो आप सीबीडीटी का फुल फॉर्म मैंने बताया था, क्या होता है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी, डायरेक्ट सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है सीबीडीटी का फुल फॉर्म। ठीक, कौन है, श्री जेबी मोहपात्रा जी हैं। आप ध्यान में रखिएगा, इनकी फोटो देख लीजिए। हाँ, ये इनकी फोटो है, आप लोग ध्यान से देख लीजिए इनको। ठीक, देख लिए होंगे। तो सीबीडीटी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। और इसके अध्यक्ष कौन है, जेबी मोहपात्रा। कौन है, जेबी मोहपात्रा जी हैं इसके अध्यक्ष। कौन है, जेबी मोहपात्रा। दिनेश ऑनलाइन आ गए भाई, आज बड़ी कोशिश किया तुमने, चलो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है दिनेश जी। रिया जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। दिनेश जी को मेरी आवाज पहुंच रही होगी। हाँ, कई दिन से कह रहा था सर मैं ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं आ पा रहा हूँ, आज आ गया। बहुत बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी। रेगुलर आप 7 बजे आ जाया करिए, आपकी जो तैयारी आप चाह रहे हैं उससे बहुत सारे प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे है, हाँ ये है शांतिलाल जैन, इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक। शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के नए प्रबंध निदेशक हैं। कौन है, शांतिलाल। तो भाई इसको बहुत ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही जानना है। नमस्कार दिनेश, नमस्कार। चलो क्लास कर लो, उसके बाद जो है सारा शुरू करना अपना योगदान। ठीक, क्लास कर लो, फिर चैटिंग में जुड़ते हैं आपके साथ। हाँ, तो शांतिलाल जैन इंडिया बैंक के नए प्रबंध निदेशक हैं। कमलेश कुमार पंत राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। तो ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपके लिए बस जानते रहिए, ये सारे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम केवल इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर चर्चा करेंगे आपसे। ठीक, अब हम सीधे पुरस्कार पर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रधानमंत्री के श्रम पुरस्कार आप सबको। ठीक, हाँ इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र व शौर्य चक्र, ये आप जानते रहिए 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए जाता है। बाबूराम को अशोक चक्र मरणोपरांत दिया गया।
बस एक नाम जानते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट उस तरह से नहीं है, मतलब कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, ये थोड़ा सा बस पढ़ लेते हैं इसको। उल्लेखनीय है कि युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। तो युद्ध काल में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? सर्वोच्च पुरस्कार जो है इसमें, जो सर्वोच्च पुरस्कार है इसमें जो है वो वीरता चक्र के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र है। कौन सा है? परमवीर चक्र है। ठीक। आगे चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री, महाराष्ट्र सरकार द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा किसके नाम पर? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहा है आपका कि अभी हाल ही में किस राज्य ने पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार प्रारंभ किया है? तो किस राज्य ने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। बस इतना ही जानिए और कुछ मत जानिए। आप जानते हैं कि इस चर्चा में क्यों इतना ज्यादा है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि सर्वोच्च खेल पुरस्कार था एक, राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार खेल जगत का था, और इसके नाम में अभी चेंज कर दिया गया है। किसने चेंज किया? केंद्र सरकार ने किया है। आप लोग हमें बताएंगे कि क्या नाम कर दिया गया है? आप लोग नोट भी कर लेंगे अपना, किसके नाम पर किया गया है। आगे है मैग्सेसे पुरस्कार 2021, मैग्सेसे पुरस्कार 2021। देखिए मैग्सेसे पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इंपॉर्टेंट उसका तब अधिक बढ़ जाता है जब उसमें कोई भारतीय इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कोई भारतीय है कि नहीं है। बांग्लादेश की टीका वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौस कादरी, पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंस विशेषज्ञ मोहम्मद अजमत साकी, फिलीपींस के मत्स्य व सामुद्रिक पर्यावरणविद रॉबर्टो बेलोन। तो इसमें किसी भारतीय को नहीं दिया गया है, इसलिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये फोटो आपको इंगित कर रही है कि ये फोटो जो है फिरदौस की, बिल्कुल 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 ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया गया। बहुत अच्छा माला जी। फिरदौस कादरी कौन है? फिरदौस कादरी के नाम चर्चा में आ रहा है, इनकी फोटो दी गई है। तो कहाँ की है फिरदौस कादरी? देखिए जिसको हाईलाइट अगर पत्रिका कर रही है तो कुछ ना कुछ क्वालिटी होगी और कुछ ना कुछ होगा। तो इन्होंने वैज्ञानिक टीका वैज्ञानिकीकरण पर दिया गया है इनको, और वैज्ञानिक है ये, और कहाँ की है? बांग्लादेश की। बस इतना आप जानते रहिए। मैग्सेसे पुरस्कार एक आपको हो गया, और पाकिस्तान के मोहम्मद अजमत साकिब भी आपको पता रहेंगे। तो फिलीपींस में दिया जाता है मैग्सेसे पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार के सम्मान ये रहता है भारत का। अगर कोई पा जाता है नोबेल पुरस्कारों की, देखिए यहाँ दिया हुआ है एशिया के नोबेल पुरस्कारों के रूप में, ये एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक, थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि रोचकता बढ़ जाएगी। इन्हें ये पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा इतने को रेमन मैग्सेसे फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति थे। रेमन मैग्सेसे क्या थे? फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति। और कहां पर दिया जाता है? फिलीपींस की राजधानी मनीला है, मनीला में दिया जाता है। ठीक है, तो एशिया का नोबेल पुरस्कार इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन यदि कोई भारतीय इसमें इंक्लूड हो जाता है, किसी भारतीय को दे दिया जाता तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब तो जान लीजिए कि आपकी परीक्षा में छप जाता है प्रश्न यहां से। लेकिन चूंकि भारतीय नहीं, लेकिन फिर भी एक फोटो हमको जो है इंगित कर रही है कि यहां से प्रश्न मेरा बन सकता है फिरदौस कादरी का। तो आप इस नाम को थोड़ा ध्यान रखिएगा। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित जब प्रश्न आएगा तो यहां से प्रश्न जरूर बोलेगा। किसकी आवाज ऑन हो गई है भाई? दिनेश आवाज आप करो तुम अपनी। हाँ आवाज आप करो बेटा, जो बड़ी दिक्कत हो रही है। आइए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं हम। आज दिनेश सारा रिसर्च कर डालेगा क्या क्या हो सकता है ऐप में। चलो हाँ, तो अगला पुरस्कार, बस पुरस्कार इतना ही था। अब निधन के बारे में देखते हैं।
हाँ, इस निधन को आप ध्यान में रखिएगा। कल्याण सिंह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री तथा हिमाचल प्रदेश व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल। कहां कहां के राज्यपाल थे? हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे और राजस्थान के राज्यपाल थे। कहां कहां के राज्यपाल थे? हिमाचल प्रदेश के और राजस्थान के, और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं और क्या इनके बारे में इंपॉर्टेंट है जो दिया हो कुछ। 2 बार, यहां से पढ़ते हैं, सिंह 2 बार 1991 में व 1997 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। तो ध्यान रखना कि कल्याण सिंह भारत के मुख्यमंत्री कब बने थे? एक बार तो 1991 में बने थे, दूसरी बार 1997 में। और इनके जमाने में शिक्षा में बहुत तगड़ा सुधार हुआ था। कल्याण सिंह के जमाने में हम लोगों ने हाई स्कूल और इंटर किया था। आप समझ लीजिए कुछ समय अगर आप नकल करते हुए पकड़े जाते तो आपको हथकड़ी लग जाती। जो आज रिजल्ट 80%, 95%, 85% आ रहा है, उस समय रिजल्ट जो है हाई स्कूल का मात्र 10 से 15% रहता था। 7 से 8% इतने लड़के स्टूडेंट पास होते थे। तो 1991 में और 1997 में 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। ध्यान रखना, प्रश्न यही पूछा जाएगा। और कहां कहां के राज्यपाल थे? हिमाचल प्रदेश और दूसरा ध्यान रखना। 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचा गिराए जाने के समय वो प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, जो बाबरी ढांचा गिराया गया था, तथा उन्होंने स्पष्ट कह दिया था कि बाबरी ढांचा रहे या नहीं। बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट लग रहा है और कुछ नहीं है। बस उनको जानते रहिए कि कहां के राज्यपाल थे। ठीक, कहां के राज्यपाल थे और मुख्यमंत्री कब कब बने थे। यही आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, एग्जाम में आपकी आ सकती है। केपी गोपाल राव बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गर्ड मुलर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। सैयद शाहिद हाकिम, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले पेज पर पहुंचते हैं हम लोग। सिद्धार्थ शुक्ला देखते हैं, अभिनेता हैं, बस केवल इतना जानते रहिए। जैक्स रोगे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, बस इतना जानिए। हालांकि पीसीएस में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, लेकिन आप लोगों की परीक्षा में इस तरह के प्रश्न बहुत कम आते हैं। ठीक, पीसीएस में इस तरह के प्रश्न बढ़ जाते हैं। ठीक, तो जिनको पीसीएस देना उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये। आगे बढ़ते हैं। सैयद अली शाह गिलानी, हटाओ इनको, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चंदन मित्रा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है भी आपकी एग्जाम की दृष्टि से। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्ष और दिवस। तो फ्रेंड्स जो है थोड़ा सा वर्ष और दिवस हम समाप्त करेंगे। बिल्कुल प्रिया जी, मैं तो चाहता हूं कि आपकी एक क्लास में पीसीएस की चालू कर दूं, आप सभी की, और ये जिम्मेदारी रिया जी को दी जाएगी जो है। अभी बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, रिकॉर्डिंग क्लास। बिल्कुल आप सभी जो है पीसीएस की तैयारी करिए। आइए पहले इसको खत्म कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग क्लास को अपनी। हम वर्ष और दिवस देख रहे हैं, तो देख लेते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम लोग देखेंगे। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, जानते रहिए बस केवल आप। 2 अगस्त दादर एवं नागर हवेली को मुक्त कराए जाने की वर्षगांठ, जानते रहिए। मैत्री दिवस 2 अगस्त को। 6 अगस्त को हिरोशिमा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त और 9 अगस्त जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे। एक 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर। उनके नाम बताएंगे, रिया प्रिया सब बताएंगे उनका नाम। मैंने बताया था उन दोनों बमों का नाम क्या था। ज्योति भी ऑनलाइन होगी तो भी बताएगी। सबको मैंने कई बार बताया है नाम। उन दोनों बमों का नाम क्या था, कई बार चर्चा किया हूं। ज्योति, बॉयकॉट,
फिर भूल गई ये। मेरी भाषा कुछ यहाँ की पकड़ रही है, हाँ टोन कभी कभी पकड़ लेती है, तो आप लोग बुरा मत मानना। अब इधर की भाषा का चूंकि बच्चों के संपर्क में रहता हूँ ज्यादा, तो हो जाती है। इस्माइल बुद्धा, इस्माइल बुद्धा माला जी, ये पोखरण, ये 1975 में जब हमारे यहाँ परमाणु बम का परीक्षण किया गया था, तो उसे जो है इस्माइल बुद्धा के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी के समय में हुआ था ये, 1978 के आसपास। रिया जी, प्रिया जी, ज्योति तो नहीं बता पाई, बॉयकॉट नाम बता रही है। लिटिल मैन और फैट मैन दो थे, क्या नाम था? लिटिल मैन और फैट मैन। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं 7 अगस्त को हथकरघा, विश्व हथकरघा दिवस। 7 अगस्त को क्या मनाया जा रहा है? हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 अगस्त आ गया, नागासाकी। 9 अगस्त एक क्रांति दिवस क्या है भाई? 9 अगस्त क्रांति दिवस, ज्योति बताओ। 9 अगस्त का मतलब क्या है? कौन सी क्रांति दिवस है? जल्दी बताओ, और भी स्टूडेंट बताएंगे, और भी स्टूडेंट बताएं जल्दी फटाफट। 9 अगस्त को और क्या मनाया जाता है? ये क्रांति दिवस कौन सी क्रांति है? नहीं पता भाई? जो हमारे स्टूडेंट इस तरह के हैं, जिनको मैंने कई बार बताया है, अगर वो नहीं बता पा रहे हैं, थोड़ी सी समस्या आ रही है फिर। 9 अगस्त को कौन सा क्रांति दिवस है? जल्दी बताओ भाई फटाफट। वेरी गुड रेणु जी, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 9 अगस्त 9 अगस्त को ही सुबह शुरू किया गया था, इसीलिए इसे क्रांति दिवस कहते हैं। आप लोग भाई 3 आंदोलन है गांधी जी के, जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है उनको आप लोग पकड़े रहिएगा। बिल्कुल ज्योति जी, बिल्कुल 1942 में। मुझे पता था कि ज्योति जी इसका उत्तर दे देगी, ज्योति दे देगी, लेकिन उत्तर नहीं दे पाई। चलो कोई बात नहीं, तैयारी करो ज्योति तुम, और जबरदस्त तैयारी करती रहो। इतिहास में कहीं से भी कोई भी प्रश्न पूछा जाए, ये तुम्हारी नैतिक जिम्मेदारी है उत्तर देने की। ठीक, हाँ बिल्कुल। इसमें अगर आप उत्तर नहीं दे पा रहे हो तो मेरी तरफ से जान लीजिए कि आपको हाँ चेतावनी है कि भाई आप इसका भुगतान करना पड़ेगा तुमको फिर। आइए आगे बढ़ते हैं। 9 अगस्त क्रांति दिवस। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस। आवाज नहीं जा रही प्रिया जी, आपके पास नहीं जा रही, सभी को आवाज नहीं आ रही है। गांव में पहुंच गई क्या प्रिया जी? आवाज तो लगभग सबके पास पहुंच रही होगी, सबके पास। और सब बताइए, आ रही? थोड़ा सा प्रिया जी नेटवर्क में हो जाओ, आप नेटवर्क में हो जाओ। आवाज आ रही? आज तो सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही। बिल्कुल, आइए बढ़ते हैं आगे। 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, ये भी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस। अगला बढ़ते हैं। 10 अगस्त इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 12 अगस्त को थोड़ा सा ध्यान में रखना, जान लीजिए 10 अगस्त भी। 12 अगस्त को ध्यान में रखना, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस है। गज दिवस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान 14 अगस्त आप जानते होंगे, पाकिस्तान के बारे में विविधता वर्ष मनाया जा रहा है। ये देख लीजिए, यहां पर भी है 14 अगस्त को क्या मनाया गया इस बार? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। क्या मनाया जा रहा है? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक, हाँ, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 14 अगस्त 1947 को देश के विभाजन के समय नफरत व हिंसा के चलते देश के लाखों भाई बहनों को विस्थापित होना पड़ा था और अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। उन्हीं लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को प्रतिवर्ष विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी ने कब किया? 14 अगस्त 2021। इसलिए आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये सुपर टेट पीसीएस, जो भी एग्जाम आप देने जाओगे वर्तमान में। आप लोग इसे नोट कर लेंगे, सभी नोट कर लेंगे, इसको नोट कर लिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। मैं आगे बढ़ता हूं। 15 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी लोगों को। इस बार 15 अगस्त को किस रूप में मना रहे हैं? आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। किस रूप में मना रहे हैं 15 अगस्त को? आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। बिल्कुल। देखिए 15 अगस्त और किन देशों का जो है स्वतंत्रता दिवस है? दक्षिणी कोरिया का है। दक्षिण कोरिया आप जानते होंगे, कोरिया, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। कांगो गणराज्य का है, चर्चा की है। बहरीन का भी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को है। यूरोपीय राष्ट्र में किसका किसका है? लिechtenstein का भी है। तो इतने देशों का है, आप ध्यान में रखिएगा, ये आपकी रोचकता के लिए। हालांकि एग्जाम में, एसएससी बैंक में इस तरह के प्रश्न आते हैं। आपके एग्जाम में बस यही पूछा जाएगा कि 15 अगस्त 2021 को भारतीय प्रधानमंत्री ने 75वें स्वतंत्रता दिवस को किस रूप में मनाया? आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ थोड़ी सी हिस्ट्री दक्षिण कोरिया के बारे में दी गई। दक्षिण कोरिया को जापान से 15 अगस्त 1945 को स्वतंत्रता मिली थी, जबकि कांगो गणराज्य को फ्रांस से 15 अगस्त 1960 को तथा बहरीन को ब्रिटेन से 15 अगस्त 1971 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। ये थोड़ी सी रोचकता है बढ़ाने के लिए, आप लोग इसको जान लीजिएगा। 15 अगस्त बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस भी मनाया जाता है। एक चीज ये भी इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा। 15 अगस्त को बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक दिवस, अगर ऑप्शन में है तो भी सही रहेगा। बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख मुजीब उर रहमान की हत्या हुई थी उस दिन 1975 को, इसीलिए इसे अंतरराष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। इसे राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में बांग्लादेश में मनाया जाता है। और 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस है। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस, तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अगले पेज पर पहुंचते हैं हम लोग। इक्कीस अगस्त को विश्व मधुमक्खी दिवस, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस है। और इन्हीं हॉकी के क्या हैं? जादूगर माने जाते थे मेजर ध्यानचंद, और इन्हीं के नाम पर कुछ किया गया है क्या? बताना भाई, कुछ होगा तो। अगला जो है वो अर्थ ओवरशूट डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है, इसको आप लोग नोट करिएगा। हर साल अलग अलग डेट को मनाया जाता है। इस साल कब मनाया गया? अर्थ ओवरशूट डे से तात्पर्य है किसी कैलेंडर वर्ष में उस तिथि से है, किस तिथि को? जिस दिन मानव ने उस वर्ष के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपभोग कर लिया है। अर्थात इस साल हमें 2021 में इतने समय तक हमें पानी पी लिया, हमने प्राकृतिक संसाधन, बिजली का उपभोग कर लिया। अब जब हम उपभोग करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां जो है इससे क्या हो जाएंगी? वंचित हो जाएंगी। ठीक, तो हमने कर लिया है, लेकिन उसकी आगे कर रहे हैं। बिल्कुल 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 रेणु जी, आपका एकदम सही है। मैं यही जानना चाहता था। ये आपका सर्वोच्च खेल पुरस्कार बन गया है और ये आपके एग्जाम में आएगा। अर्थ ओवरशूट डे एक अनुमान मात्र है तथा इसके लिए कोई निश्चित तिथि नहीं है। इस वर्ष में ये दिन 29 जुलाई को मनाया गया। 29 जुलाई 2021 को अर्थ ओवरशूट डे होने का अर्थ है पूरे वर्ष 2021 में प्राकृतिक संसाधनों का जितना उपभोग मानव को करना चाहिए था वो वर्ष के शुरू में 7 महीनों में ही कर लिया। बाकी 5 महीने का क्या हो गया? कर्जा हो गया उसके ऊपर। तो आप इस डेट को नोट करते रहिएगा
क्योंकि आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है प्रश्न, पीसीएस में तो लाइन लग गई है इस प्रश्न की, इसलिए आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो 29 जुलाई 2021 को अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया है, 2021 वाला। ठीक, हाँ, तो बस पुरस्कार आपका इसके साथ समाप्त हो गया। इसके बाद कई पुस्तकें इस बार हैं, देखता हूं कौन सी पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हर्ष रियल्टीज, हर्ष मारीवाल। तो हर्ष रियल्टीज तो वैसे आपको लर्न हो गई भाई, हर्ष हर्ष दोनों में है, तो उन्हीं की पुस्तक है और इसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उस तरह से तो नहीं लग रही है। पुस्तक मैं लेके आऊंगा, 6 से 7 पुस्तक बताऊंगा, उसी में से आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। और फिर अगर उसके बाहर पूछा जा रहा है तो आपको प्रतियोगिता दर्पण का कुछ सहारा लेना पड़ेगा। वो 6 से 7 पुस्तक जो रहेगी आपको अपने ध्यान में केवल रखना रहेगा, बस केवल। तो द जजेज लिस्ट जॉन ग्रिशम का है। द नोइज जेम्स पेटरसन की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? जेम्स पेटरसन की पुस्तक है, द जजेज द नोइज। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन द माई लाइफ, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ रवि शास्त्री जी की है, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑल इन आत्मकथा विली जीत किंग की है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें कोई पुस्तक मुझे उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रही जो आपकी एग्जाम में आ जाए। अगली पुस्तक है द राइज एंड ऑल ऑफ ओसामा बिन लादेन, पीटर एल वर्गन की है। ओसामा बिन लादेन को आप लोग जानते हैं, आतंकवादी था। ब्लाइंड टाइगर सादरा ब्राउन की है, नाम थोड़ा सा अट्रैक्टिव लग रहा है लेकिन पुस्तक देखूंगा, लास्ट तक मुझे पता चल जाता है कि कौन सी पुस्तक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 इयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, तो देखेंगे, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है। बाकी अब तो अभियान बचा है, ये सारी चीजें बची हैं, इनको मैं अगली क्लास में लूंगा क्योंकि क्लास लंबी हो रही है। तो मैं पहले अपनी रिकॉर्डिंग क्लास को ऑफ करता हूं, फिर आप लोगों से चर्चा करता हूं।